ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो है आपके सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम ले लिया है, वो सभी यूनिवर्सिटीज को जो है आपको इसमें कवर करेगा। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का तो है ही भाई, कंटेम्प्रेरी तो सिद्धार्था का है ही। टॉपिक आपको करना है शिक्षा का, क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन जो है शिक्षा से यानी एजुकेशन से आता है। एजुकेशन का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ध्यान में रखो। देखो शिक्षा से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले तो एक परिभाषा, एक डेफिनेशन करना है आपको, ठीक है। परिभाषा, उद्देश्य मतलब शिक्षा के क्या उद्देश्य है, एजुकेशन के क्या उद्देश्य है, एंड देन प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा का 3 क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके दे देगा और एक शिक्षा का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो एजुकेशन से ये क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर आप लोगों को जो है गेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का नोट्स है और मैंने इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन कवर किया है वो मैराथन क्लास के अकॉर्डिंग किया है, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके छूटे ना। देखिए शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, यहाँ पे विशेषता की जगह आप उद्देश्य कर सकते हैं, उद्देश्य एंड विशेषता एंड प्रकार, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जब इसका डेफिनेशन लिखोगे, कुक यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल है, कुक यूनिवर्सिटी का भी ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरी बातों को समझो, अगर आपको डेफिनेशन या शिक्षा के बारे में लिखना है तो 2 तरह से लिखना होगा। पहला जो चीज आपको फोकस करना है वो रहेगा कि शिक्षा का जो है आप लोगों का परिभाषा में जब आप लिख रहे हो तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो संस्कृत लैंग्वेज से जो है ये वर्ड निकला हुआ है शिक्षा, शिक्ष धातु से निकला है, इसका मीनिंग क्या है। फिर सेम चीज जो है आपको एजुकेशन में जाना है कि एजुकेशन से एडुक्टम वर्ड से निकला हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। ये दोनों चीज जरूर लिखना, ये दोनों जो है कंसीडर जरूर करना एजुकेशन के बारे में, बहुत जरूरी हो जाता है। देखो शिक्षा का अर्थ है आप लोगों का विशेषता, जो हम अगर बात करते हैं तो ये संस्कृत से, जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत से निकला हुआ है और इसका अर्थ हो जाता है सीखना या सिखाना। अगर हम शिक्ष धातु से जिससे निकला है ये शिक्षा, इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, दोनों होता है, सीखना भी होता है सिखाना भी होता है, ठीक है। तो सीखना और सिखाना, ये मीनिंग एकदम याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव जो है आगरा का यहां से निकल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं, ये आप लोग का संस्कृत का हो गया। अब आ जाओ इंग्लिश वाले पार्ट को देखते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के, ये किससे निकला हुआ है, लैटिन से निकला है, जिसका की अर्थ क्या होता है और ये किससे मिलकर बना है, एडुक्टम से, ठीक है। एडुक्टम से निकल करके बना हुआ है और जिसका जो 2 शब्द ई और ड्यूको है, जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। मतलब कि बच्चे के अंदर या फिर जिसको भी शिक्षा दी जा रही है उसके अंदर जितनी क्षमता है, जितनी एबिलिटी है, उसको बाहर निकाला जाए। देखो जिनका एमसीक्यू आने वाला है ये इस पे ध्यान देना। संस्कृत में ये किससे निकला हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है सबसे ज्यादा, एंड देन इंग्लिश में ये किससे निकला है उसका मीनिंग। तो इंग्लिश में एडुक्टम से निकला हुआ है, लैटिन भाषा के एडुक्टम शब्द से है, जो ई और ड्यूको से बना है। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब बाहर निकालना यानी अंदर से बाहर निकालना। और शिक्षा जो है, शिक्षा वर्ड जो है शिक्ष धातु से बना है और उसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। एकदम क्लियर, ऑब्जेक्टिव के लिए भी एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए। जब हम इस तरह से अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं उन पे काफी अच्छा इंपैक्ट आता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई, आपने जो है इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है, मैंने आप देखोगे तो एक एक लाइन मिलाया है। जैसे कि अरस्तु ने बोला, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। असल शिक्षा वो है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है। इसी तरह से जो है डीवी का है। अब हम आ जाते हैं विशेषता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूं, विशेषता की जगह पे जो है आपको उद्देश्य भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। दोनों सेम ही होता है, बहुत कम अंतर होता है, पॉइंट्स आपको मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर आपको पॉइंट्स याद है तो उसको उद्देश्य या विशेषता करके लिख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षा एक स्वोद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ऑब्जेक्टिफाइड। ऑब्जेक्टिफाइड कहने का मतलब है कि उसमें उद्देश्य होना ही चाहिए। अब आपको ये बीएड करवाया जा रहा है तो इसके पीछे भी उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य?
ताकि आप आगे जाकर के जो टीचिंग प्रोसेस करने वाले हो, शिक्षा देने वाले हो, टीचिंग करने वाले हो, उसका आपको प्रोसेस पता हो और सही तरीके से आप कर पाओ। यही है ना उद्देश्य। तो एजुकेशन को बोला जाता है कि वो विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। शिक्षा जो है वो विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो पहला उद्देश्य या विशेषता यही है कि एजुकेशन इज ऑब्जेक्टिफाइड। शिक्षा जो है वो सौदेश्य यानी उद्देश्य से परिपूर्ण होता है, पहला। सेकेंड है शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। सेकेंड पार्ट बोलता है कि एजुकेशन जो है हमारे अंदर की जो एबिलिटी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, जिसको हम जानते भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हमको पता नहीं है। तो एजुकेशन का जो दूसरा उद्देश्य रखा गया है कि हमारे अंदर की काबिलियत को, हमारे अंदर की एबिलिटी को बाहर निकाले और उसको पूरी तरीके से उसका विकास करे। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आप लोग का सजेशन मैं ले रही हूं। मैम CRSU का पाठ योजना जो बताए थे उसमें कॉमर्स स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? कॉमर्स स्टूडेंट का कॉमर्स रहेगा या फिर आपका इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स रहेगा? कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आपको दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इसका जो बोलता है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। मतलब डेफिनेटली आपको अभी अगर बीएड करवाया जा रहा है तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना। तो किसी भी तरीके का एजुकेशन अगर दिया जाता है तो सामने वाले का डेवलपमेंट ही होता है, पीछे तो नहीं जाता है एटलीस्ट। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बच्चे इस वाले पॉइंट्स को समझते नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स है, इसके कहने का मतलब है जो हमें एजुकेशन, जिस शिक्षा का जब भी नाम आता है, एजुकेशन का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में या तो स्कूल, या तो कॉलेज, या तो यूनिवर्सिटी, या फिर हमारा ट्यूशन, यही सब हमारे दिमाग में उसके पिक्चर आ जाते हैं। आते होंगे, आप लोग भी एजुकेशन का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में इसी तरह के पिक्चर आएंगे। लेकिन यहां कहना है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देने वाला नॉलेज नहीं है। सिर्फ वो, उसी को हम शिक्षा नहीं बोलते हैं। हमें एजुकेशन वो भी होता है जो हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे आसपास के लोगों से जो है मिलता है, उसे भी कहते हैं। अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन आपको अगस्त से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। अभी अगस्त में मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, फॉर्म फिल हो रहा है तो ठीक है। तो ये आपका जो है शिक्षा का हो गया। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रोग्रेसिव चेंजेस है। आप देखो, जो चेंज है हमारी सोसाइटी में और हमारी लाइफ में होता रहता है, होगा ही। अगर आपको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा तो भी होगा। अब आज से पहले जो एजुकेशन नहीं दिया जाता था तो क्या चेंज नहीं आते थे? नहीं आए थे क्या? आते ही थे ना। तो एजुकेशन हो या ना हो, चेंज होगा। परिवर्तन तो बोलते हैं ना, संसार का नियम है, तो वो तो होगा। लेकिन अगर हमें एजुकेशन मिलता है तो जो हमारा चेंजेस होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, आगे ले जाने वाला होता है। ठीक। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये वाला याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। इसमें बोल रहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है एडम्स की तरफ से दिया गया है। एडम ने बोला है कि एजुकेशन जो है बायोपोलर है। बायोपोलर कहने का मतलब कि इसमें दो लोग जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो भाई टीचर एंड दूसरा स्टूडेंट। तो इन्हीं दोनों का रोल जो है एक्टिव होता है, इसीलिए इसको बायोपोलर बताया गया है। ये स्टेटमेंट एडम का है। सेकेंड, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ट्रायोपोलर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं त्रिमुखी को ट्रायोपोलर। तो ये ट्रायोपोलर का मतलब, ये स्टेटमेंट सबसे पहले दिया गया है। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है उसका नाम सुन लो, जॉन डीवी ने दिया है। और आप लोगों का ट्रायोपोलर का मतलब होता है ट्राइंगल। इसमें जॉन डीवी ने बोला है कि हमारे एजुकेशन के प्रोसेस में 3 पिलर्स है, 3 पोल है। एक पोल तो हमारा स्टूडेंट है, दूसरा पोल हमारा टीचर है, तीसरा पोल हमारा करिकुलम है। पाठ्यक्रम को भी शामिल इसमें कर लिया गया है। अशोक, आपसे एक क्वेश्चन है। अशोक, आप ना अपने सब्जेक्ट का नाम बताओ कि आपके क्लास में, आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। मैं नोट्स रेडी कर चुकी हूं, तो थोड़ा सा मुझे वेरीफाई कर लेना है। आप अपना बता दो कि आपका जो है, जो भी यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपना अपना जो है सब्जेक्ट बता दीजिए। ठीक है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट है।
हाँ, वैदिक काल भी आएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को 7 जो है, या तो उद्देश्य बोलो, विशेषता बोलो, ये एजुकेशन का होगा। आ जाओ, वैदिक युग में एंट्री लेते हैं। वैदिक युग का शिक्षा, निष्कर्ष लिखना है। हाँ, सभी जगहों पे निष्कर्ष लिखना है, चाहे आप कंटेम्प्रेरी में हो, लर्निंग टीचिंग हो, कोई भी क्वेश्चन खत्म करो ना, स्पेशली लॉन्ग वाले में निष्कर्ष जरूर लिखना। तो उसमें नीचे में कंक्लूजन जरूर डाल देना, ठीक है। चलो, अब यहां पे सुनो, वैदिक युग, इसको मैं एकदम शॉर्ट में आपको स्टोरी की तरह समझा देती हूं, वो चीजों को अपने दिमाग में फिट करना। देखो, वैदिक एजुकेशन जो वैदिक टाइम में बहुत पुराने टाइम से है, उस समय इसको गुरुकुल जो है सिस्टम कहा जाता था, जिसमें कि जो गुरु होते थे, अपने जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते थे, वो गुरु के आश्रम में, जैसे अभी हॉस्टल सिस्टम चलता है, रेसिडेंशियल स्कूल होता है ना, जहां पे हॉस्टल भी रहता है, फिर बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, तो उसी तरह से गुरुकुल होता था, गुरुकुल जहां पे पढ़ाया जाता था। और ये जनरली जो है, जो गुरु होते थे, उन्हीं के आश्रम, उन्होंने अपना आश्रम रखा हुआ था, और बच्चे वहां पे पढ़ने को जाते थे, ठीक है। तो जब ये पढ़ने को वहां पे जाया करते थे बच्चे, तो वो वहां पे जो है बहुत, मतलब बोल सकते हो कि हर एक छोटी से छोटी चीज जो हमारी लाइफ में यूज होती है, जैसे सच क्या है, झूठ क्या है, हमें कैसे किसी से बात करना है, कैसे करना, और फिर उसके बाद वेद, वैदिक युग है ही तो समझ लो कि वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, कि कौन से वेद में क्या बोला गया है। तो बोल सकते हो कि रियल लाइफ में हमें जो चीजों की जरूरत है वो सिखाया जाता था, एंड वेदों का नॉलेज दिया जाता था, ठीक है। तो ये वैदिक एजुकेशन था। अब इसमें जो खासियत इसकी थी, इसमें जो है स्टूडेंट्स एंड जो गुरु का जो रिश्ता होता था, बहुत ही प्योर, एंड जो स्टूडेंट होते थे उनको शिष्य बोला जाता था। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जो स्टूडेंट होते थे उनको क्या बोलते थे? शिष्य। तो ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन होते थे, आत्म नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब इनको जो है कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता था, ये अपने आप को खुद ही डिसिप्लिन में रखते थे, इनके पीछे स्टिक लेकर के कोई नहीं घूमता था, वो खुद से, उनको नियम बता दिया जाता था, उसके अनुसार वो फॉलो करते थे। तो ये आप लोग का वैदिक युग का है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सीमित में, तो जाहिर सी बात है कि सीमित संदर्भ में बोलेंगे तो बच्चों को गृहस्थ आश्रम में, यानी कि आफ्टर मैरिज उनको कैसे सारी चीजों को लेकर के चलना है, फैमिली के साथ रहना है तो किस तरह से रहना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। ये संकुचित अर्थ है। सीमित संदर्भ में यानी कि नैरो मीनिंग में जो है ये सिखाया जाता था, और जो वाइड पर्सपेक्टिव होता था उसमें जो है एजुकेशन को सभ्य और उन्नत बनाना था, और ये पूरी लाइफ टाइम जो है वो चलती रहती थी, ठीक है। तो ये आप लोग का वैदिक युग का है। अब हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं, इसकी विशेषताओं में, यहाँ का सिस्टम क्या था, एजुकेशन सिस्टम क्या था। तो एजुकेशन सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि गुरुकुल होता था, गुरु जो है ओरली पढ़ाते थे, ठीक है। इसमें मेथड पेपर को मेथड पूछा जाता है कि किस तरह से शिक्षण विधि जो है वैदिक युग में पढ़ाई जाती थी। ओरल, वो मौखिक रूप से बोलते थे, चाहे वेद का उच्चारण हो या जो भी कुछ सिखाना हो वो सिखाते थे, एंड बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुनते थे, एंड देन फिर उसके ऊपर सोचते थे, चिंतन मनन जो होता है वो करते थे, एंड नेक्स्ट डे फिर से गुरु दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करे, दूसरी कुछ चीज पढ़ाए, उससे पहले बच्चों से जो कल वाला जो चीज था वो पूछ लेते थे। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस भी ऐसे ही होता था, कोई रिटेन काम नहीं होता था, सब कुछ जो है ओरली ही हुआ करता था। शिक्षण संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि गुरुकुल होता था, और वो गुरुकुल जो है शांत जगह पे बनाई जाती थी जहां पे बच्चे पढ़ाई करते थे। मतलब स्पेशली गुरुकुल के लिए प्लेस वैसा चुना जाता था कि जहां पे जो है ग्रीनरीज, नेचर के करीब हो, ये चीजें जो है जरूर देखी जाती थी। करिकुलम के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती थी। तो जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट्स जो है रियल लाइफ से ज्यादा इंफ्लुएंस थे, जैसे कि आपको राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाना, समाज शास्त्र जिसमें सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, ये सभी चीजें। ठीक है, आप लोग का नोट्स रेडी हो चुका है। मैं मैथड पेपर से ही लेकर के, मुझे ये था, मैथड पेपर भी हो गया है, कल तक आपको नोट्स मिलने लगेगा, ठीक है। और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाला हुआ है, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आएंगे। और मैं जो हमेशा से एश्योरिटी देती हूँ कि नोट्स परचेस करो, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसमें टाइम देती हूँ, ऐसे जनरली नहीं बनाती। हाँ, मेरे नोट्स में आपको वर्ड्स टफ मिलेंगे, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। टफ इसलिए टफ मैं वर्ड डालती हूँ क्योंकि मैं खुद बीएड की टीचर हूँ, मुझे पता है जब बच्चे इजी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम उसे कितना मार्क्स देते हैं, और क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में आपको वैसे वर्ड्स यूज करने, टेक्निकल वर्ड्स हम इसे बोलते हैं। अब पाठ्यक्रम की जगह आप जो है कुछ और अपना लैंग्वेज में समझ करके रखे हो, कुछ और लिख दोगे तो मैं उसको नहीं मान सकती हूँ ना, तो थोड़ा सा तो मिलता है, लेकिन आपको क्वेश्चन उसी में से आएगा। तो यहाँ पे आपको दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान, नृत्य, कला, संगीत, ये सभी चीजों की जो है शिक्षा दी जाती थी। ये सारे के सारे उसके सब्जेक्ट होते थे। सोशियोलॉजी नहीं होता है, सोशियोलॉजी का नहीं मिलेगा टीचिंग सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश पैडागोजी। सोशियोलॉजी लेना आप लोगों के लिए ठीक है, आप लोग लेते हो तो जाओ, बट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इंग्लिश का है तो बन जाएगा। परीक्षाएं, अब एग्जामिनेशन क्या होता था, तो नहीं, ऐसा कुछ भी इवैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं था। जैसे मैंने बताया कि उनको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले चैप्टर के बारे में बस पूछ लिया करते थे कि हाँ आपने किया है, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। जो बच्चे ने नहीं किया है उनको डांट पड़ती थी और बोला जाता था करके आने को। अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर था गुरुकुल का, और बच्चे जो है खुद से अपने आप को डिसिप्लिन रहते थे। स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा के बारे में बताऊं तो जो स्टार्टिंग फेज था वैदिक एजुकेशन का, ठीक है, उस समय स्त्री शिक्षा थी, लेकिन बाद में इसको जो है हटा दिया गया था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। गुरु शिष्य संबंध इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, ये सभी चीजें हैं। अब इसके उद्देश्य में सबसे पहला था धार्मिकता को बढ़ावा देना। वैदिक वेदों के आधार पे जो है एजुकेशन दिया जाता था, तो धार्मिक स्पिरिचुअल चीजों से जोड़ा जाता था। फिर है ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण, यानी कि वेदों का। चरित्र निर्माण, संस्कृति का संरक्षण, अपने कल्चर के इंपॉर्टेंस को बताया जाता था, और ये भी बताया जाता था कि कैसे हमें अपने कल्चर को जो है सेफ करके रखना है। एंड नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना, सही गलत के बारे में जो है करवाना। ये गुरु शिष्य का हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का जो है ये हमारा स्टार्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1200 से, और इसमें जो है इसका मेन उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार। क्योंकि मुस्लिम जब हमारे इंडिया में एंट्री लिए तो वो जो जिस धर्म के साथ आए थे उस धर्म को इंडिया में ज्यादा कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को एक ऐसा रास्ता या फिर ऐसा हथियार बनाया जिससे कि धर्म का प्रचार वो कर सके, अपने कल्चर का जो है प्रसार वो कर सके। तो ये जो है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें ज्यादा पूछा जाता है, मदरसा और मकतब, इन दो वर्ड से जो है क्वेश्चन ज्यादा रहता है। मदरसा मकतब क्या है? देखो, मदरसा है जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम कालीन टाइम में भी दो तरह की शिक्षा थी, एक हायर एजुकेशन था और एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा थी। तो मकतब में जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें बच्चों को मैनर्स सिखाया जाता था, जिसमें बच्चों को उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सब सिखाया जाता था। थोड़ी बहुत जो है पढ़ना, रीडिंग करना सिखाया जाता था, ये सभी चीजें थी। और जो हमारा ये है मदरसा है, उसमें हायर लेवल के एजुकेशन होते थे, जिसमें सब्जेक्ट्स होते थे एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था। हाँ, देखो यहाँ पे है मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। ये रस्म कब करवाया जाता था इसका भी देखो, जब बच्चा 4 इयर्स, 4 का इसमें पंगा है, इसको मैं ऐसे बना देती हूं ताकि आपको याद रहेगा। 444 444 में ही बिस्मिल्लाह जो है रस्म होता था। अब ये क्या है, तो जब बच्चा 4 साल का, 4 महीने का और 4 दिन का हो, तभी जो है ये बिस्मिल्लाह रस्म होता था। बिस्मिल्लाह रस्म में जो है बच्चों को या तो आयतें पढ़नी होती थी, कुछ जो उनको याद हो वो बोलना होता था, या अगर बच्चा उस नहीं बोल पा रहा है तो उसको सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलना होता था, और वहां से उसकी पढ़ाई की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट हो जाती थी। तो बोल सकते हो कि बच्चे को जो है पढ़ाई वाले जर्नी में जाने से पहले ये रस्म जो है किया जाता था। ठीक है, ये याद रखना 444 का।
मकतब मदरसा मैंने बता दिया। हाँ, इसके उद्देश्य जैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, सबसे पहला उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। सांसारिक सुख को मुख्य स्थान मानते थे। इनके अनुसार कोई मोक्ष और ये सभी चीजें नहीं है। अभी आप जिस टाइम में जी रहे हो उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करके जी लो, बोल सकते हो कि फील करके जियो, उसमें किसी भी चीज को छोड़ो नहीं, वो उनके लिए होता था। तो उसी तरह से जो है शिक्षा पे भी उसका असर होता था। ना ही वो पुनर्जन्म में मानते थे, ना ही मोक्ष में मानते थे, ये सब नहीं। ज्ञान का विकास, नॉलेज भी देने का जो है एक उद्देश्य था। देश प्रेमी की भावना, अपने देश से जो है प्यार हो, वो फीलिंग्स। व्यवसायिक शिक्षा, अच्छा इसके बारे में सुनो। ये जो मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो है ना, ये एक बोल सकते हो कि इकलौता जो है ऐसी चीज है जो इसके पहले उतना फोकस नहीं किया गया। मुस्लिम कालीन शिक्षा में व्यवसायिक, यानी इसको हम बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया गया। वोकेशनल एजुकेशन क्या है? तो वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों को जो है कोई स्किल जो है डेवलप करवाया जाता था, जैसे पेंटिंग का ही हो जाए, चित्रकला, नक्काशी, कोई भी चीज, ठीक है। तो ये व्यवसायिक शिक्षा जो है मुस्लिम कालीन युग में या मुस्लिम कालीन शिक्षा में बहुत चरम पे था, बहुत अच्छा काम किया था इसमें। इसका एक और मुस्लिम कालीन शिक्षा का देन है स्कॉलरशिप का नाम आप लोग आजकल बहुत ही सुनते हो। ये जो स्टार्टिंग हुआ है वो मुस्लिम कालीन एजुकेशन से ही हुआ। ये इसके पहले कुछ ऐसा नहीं था। मुस्लिम कालीन एजुकेशन में बोला जाता था कि जो बच्चे बहुत अच्छा करे, खास करके इसमें व्यवसायिक शिक्षा में। देखो आप अभी भी देखोगे कि उस समय जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो कि या तो म्यूजिक में अच्छे हैं या फिर चित्रकला में अच्छे हैं, नक्काशीबाजी में अच्छे, जिसमें भी अच्छे होते थे उनको आगे बढ़ाया जाता था। तो ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए था जो कि अपने काम में अच्छे हैं लेकिन और उनका अच्छा नहीं हो पा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसा नहीं है, इसकी वजह से वो और अच्छा उसमें ना ही सीख पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई को या अपनी इस कला को और आगे निखार सके। तो स्कॉलरशिप इसी की देन है, ठीक है। लास्ट में हमने कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज अपने लैंग्वेज में लिखो, जो आप अभी तक लिखते आ रहे हो उसके अनुसार आपको जो लग रहा है 2 लाइन में लिखो, 3 लाइन में लिखो, लेकिन निष्कर्ष अपने लैंग्वेज में लिखना। अब आ जाते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। देखो बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट एजुकेशन जो भी बोलते हैं, इसमें सिंपल यही बात कही गई थी अहिंसा की। और ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें कि बच्चों को जो डिस्क्रिमिनेशन हो, जो भेदभाव हो, वो नहीं होता था। जैसे कि वैदिक एजुकेशन में जो 4 तरह के लोग, 4 कैटेगरी में पूरे मानव जाति को डिवाइड कर दिया गया। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र कैटेगरी को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन में नहीं था। यहाँ पे इसीलिए ये स्टार्ट ही किया गया कि इस अन्याय को खत्म किया जाए, और इसमें सभी को शिक्षा दी जाती थी। नहीं शिक्षा दी जाती थी इसमें, तो उन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी जो चांडाल होते थे। चांडाल किसे कहते हैं? चांडाल वो होते हैं जो कि इसमें क्या बोलते हैं, शमशान भूमि में जो वो सब क्रिमिनेशन वाला जो काम करते हैं उनको, तो उनको और उनके बच्चों को जो है इसमें नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि जो जिसपे किसी तरह का केस चल रहा हो या इस पे किसी तरह का इल्जाम लगा हो, चोरी का, डकैती का, इस तरह का, उनको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन बोल सकते हो कि वैदिक एजुकेशन के अत्याचारों की वजह से जो है जन्म हुआ है, ठीक है, ये हम ऐसा मान के चलते हैं। और बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वेदों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। इसका कहना था कि जो चीज हमारे रियल लाइफ में है नहीं, उसके बारे में एजुकेशन देने से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें जो है इसके बारे में खासियत है। और इसमें भी वही सिस्टम था, बट अब थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन था। बुद्धिस्ट एजुकेशन की एक और खासियत ये थी, संस्था सिस्टम समझते हो, इंस्टीट्यूशनल संस्था। जैसे कि वैदिक एजुकेशन में था तो कौन शिक्षा देता था? गुरु शिक्षा दिया करते थे। एंड जो राजा महाराजा होते थे वो आकर के दान के तौर पे पैसा दे देते थे, तो गुरु ही अपना जो है पूरा सिस्टम चलाता था। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन से एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था में किसी के हाथ में पूरा जो है
पावर नहीं होता था, 10-12 लोग होते थे एंड वो सभी सजेशन ले करके उस पर विचार करके डिसीजन लिया जाता था। तो इसे हम बोलते हैं संस्था सिस्टम यानी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। ये स्टार्ट हुआ है हमारे बुद्धिस्ट एजुकेशन से। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जब डेट आ जाए, फिलहाल तो डेट आ नहीं रहा है। शिक्षा का उद्देश्य इसमें रखा गया था बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्यों का पालन करना, ठीक है, अच्छा आचरण और हिंसा अपनाने के लिए, हिंसा नहीं सॉरी अहिंसा अपनाने के लिए। देखो कितना एकदम वर्ड ही गलत हो जाता है ना, अहिंसा, हटा तो ये हिंसा हो गया, उल्टा हो गया। अहिंसा अपनाने के लिए, निर्वाण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। इसमें मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमें अपने लाइफ में काम करना चाहिए। बौद्ध धर्म का प्रचार, वैदिक कर्म कांड को मिटाना, वेदों से काफी दूर लेकर के जाना, वेदों में ये सच्चाई नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था को छोड़ना, ये सभी इनकी जो है उद्देश्य थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना, ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ और यज्ञों को छोड़ना, जनता की भाषा अर्थात पाली में शिक्षा प्रदान करना। देखो इसमें जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन में पाली में शिक्षा दी जाती थी एंड वैदिक एजुकेशन संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। ये लैंग्वेज वाला याद रखना, ठीक है। इसमें जो संस्कार होता था वो पवज्जा संस्कार था। पवज्जा संस्कार जो है करवाया जाता था, पवज्जा अनुष्ठान कहते हैं, जिसके बाद ही जो है स्टूडेंट को फिर एजुकेशन में जो है एंट्री लेना होता था। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे जो है शिक्षा लेने जाते हैं तो उस समय एक संस्कार पहले किया जाता था, तो ये पवज्जा संस्कार जो है आप लोगों का बुद्धिस्ट एजुकेशन में होता था, पवज्जा अनुष्ठान कहते हैं इसको। एंड फिर उसके बाद से ये मतलब बोल सकते हो प्राइमरी यानी कि बेसिक एजुकेशन के लिए था। उसके बाद 20 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई और चाहता था कि मैं इसमें और जाऊं, मतलब बोल सकते हो हायर स्टडी के लिए, तो उसके लिए उप संपदा की जाती थी। मतलब वो और अलग ही लेवल पे जाना चाहता है तो उप संपदा संस्कार होता था, ठीक है। चलो बस इतना लिखोगे, जितना मैंने पॉइंट्स बताए हैं लिख दोगे, हो जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मेकाले, अब हम आपको लेकर के चलेंगे मेकाले की तरफ। देखो मैं जितना आपको पढ़ाती हूं अगर कर लोगे तो टॉपर निकले हुए हैं बैच से हमारे, तो बिल्कुल निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि YouTube पे 4 लोग पढ़ा रहे हैं उनको देख करके पढ़ा रही हूं। मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो रियल में स्टूडेंट को फेस टू फेस पढ़ाने जाती हूँ, उन लोगों में जो चीजें मैं देखती हूँ और उनको अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है वो चीजें मैं आपके साथ जो है इंप्लीमेंट करती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम बीएड के स्टूडेंट को हो रही है। एंड एज अ बीएड टीचर हम कैसे सोचते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन कैसे मिला हुआ रहता है और हम कैसे करते हैं, वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कंप्लीटली बता रही हूँ कि अगर जिस तरह से बताया जाता है वैसे फॉलो करोगे, कोई भी टीचर होगा बीएड का मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता है। अगर करता है तो आप मुझे बताइए कि मैम हमने ऐसे लिखा हुआ था लेकिन फिर भी उसमें हमें मार्क्स नहीं आया, फिर क्या है, जो नियम है नियम नहीं फॉलो कोई करेगा तो फिर हम जाएंगे आगे। समझ में आया? सीसीएस का एग्जाम अभी तक कोई नोटिस नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है, सीजीएल की वजह से क्या होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ब्रिटिशर्स काल में। ब्रिटिशर्स काल में मेकाले एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही है, और बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि ब्रिटिशर्स आखिर में हमारे एजुकेशन का क्या वाट लगा कर गए हैं ये तो सीखना जरूरी है ना, समझना भी जरूरी है। तो ये मेकाले थे कौन? तो ये मेकाले जो है, ये मेकाले मिनट या मेकाले विवरण पत्र क्या है? क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके इसका पूछता है, तो मैं आपको क्वेश्चन का दिखा देती हूँ। मेकाले भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक हैं, ठीक है, यानी कि इंडियन एजुकेशन को गाइड करने वाले हैं। इसकी समीक्षा कीजिए, यानी आपको इसके बारे में लिखना है। मेकाले भारतीय शिक्षा, ये हो गया। मेकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा इतिहास में एक नई दिशा प्रदान की, आलोचना कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जाए, जो है वही लिखना है। 1835 में इन्होंने दिया, 1834 में, 1834 में ये भारत में एंट्री लेते हैं ये मेकाले भाई साहब। और जब ये मेकाले भारत में आते हैं तो उस समय इंडिया में एक कोहराम मचा हुआ था। कोहराम क्या था? तो कोहराम था कि इंडिया में प्राच्य और वर्सेस पाश्चात्य, ये विवाद एक जो है चल रहा था। ये क्या है?
प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को थोड़ा सा समझ लो। प्राच्य का मतलब इंडियन, जो इंडिया में चाहते थे कि इंडिया में इंडियन एजुकेशन लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भारतीय शिक्षा ही दी जानी चाहिए और भारतीय लैंग्वेज में भी, भाषा भी जो है हिंदी संस्कृत चाहे जो भी था उसमें दी जाए। और ये जो भाई साहब थे ये लोग चाहते थे कि पाश्चात्य यानी इंग्लिश में जो है एजुकेशन दिया जाए, और इसलिए भी वो चाहते थे ताकि उनको अपने छोटे मोटे काम के लिए, जैसे कलर का काम हो गया, ऑफिस वर्क कुछ हो गया, उसके काम के लिए उनको इंग्लैंड से अपने एम्प्लॉय मंगवाने पड़ते थे, जिसका खर्चा बहुत होता था। तो उन्हें लगा कि अब हम यहाँ पे हैं ही, तो क्यों ना इसी में से कुछ लोगों को, पूरे लोगों को उनको इंग्लिश एजुकेशन देने का बिल्कुल मकसद नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन से सब कुछ बदला जा सकता है। तो वो चाहते थे कि कुछ लोगों को हम जो है शिक्षा दें और फिर उनको जो है अपना काम उनसे हम करवाएं, जिससे कि हमें बाहर से आदमी मंगवाने की जरूरत ना हो। तो ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो है वो इंडिया में चल रहा था बहुत जोरों से। तो ये मैकाले जब इंडिया में एंट्री लिए तो इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप इस विवाद को सुलझाइए और बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। और ये देने वाले बेंटिक थे, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। उन्होंने इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 1834 में इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 1835 में इन्होंने अपना एक विवरण पत्र, जो कि मैकालेज मिनट्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मैकाले का विवरण पत्र 1835 कहते हैं, क्योंकि 1835 में जो है इन्होंने अपना ये पूरा विवरण पत्र दिया। इसमें क्या क्या कहा था इन्होंने, मैं यहाँ पे आपको सब बता चुकी हूं। देखो इन्होंने जो अपना दिया, अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आगरा को भी ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है ना, तो ये विवरण पत्र इन्होंने 2 फरवरी 1835 को सौंपा है। ठीक है, तो 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपना विवरण पत्र दिया, जिसमें इन्होंने बात कही कि अंग्रेजी का समर्थन किया है, इंग्लिश का, क्योंकि ये इंग्लिश के बहुत जाने माने जो है क्या बोलते हैं लेक्चरर थे, बहुत ज्यादा ही इंग्लिश के बारे में ये जानते थे, विद्वान बोल सकते हो। तो अंग्रेजी का इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो शिक्षा है वो वेस्टर्न यानी जो विदेश है उसमें शिक्षा एक्चुअली में है, और जो इंडिया में एजुकेशन है वो एजुकेशन ही नहीं है, उसको वो शिक्षा ही नहीं मानते थे। पहली चीज ये। दूसरी बात आ गई साहित्य पे यानी लिटरेचर पे। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में जो साहित्य है वो कुछ नहीं है, एक्चुअली में उसको साहित्य बोलना भी गलत है। लिटरेचर का मतलब होता है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। हिंदी, मुस्लिम, ये सब पारसी, ये सभी संस्कृत, ये सभी लिटरेचर जो है इंग्लिश के कंपेयर में एक अलमारी की, एक अलमीरा की तरह है। अलमीरा में जो लिटरेचर है उस तरह का। तो इंग्लिश को काफी ज्यादा समर्थन किया गया एंड इंग्लिश का जो है लिटरली गुणगान किया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है उसके बारे में। और साहित्य के लिए, साहित्य जो वर्ड है लिटरेचर, इसके लिए जो है इंडियन एजुकेशन, इंडियन लिटरेचर का अपमान किया गया, इंसल्ट किया है इन्होंने अपने विवरण पत्र में। भारतीय विद्वान को लेकर के, जो लर्नेड मैन है उनको लेकर के भी बात कही गई कि इंडिया में जो लर्नेड मैन है उसको हम कहेंगे जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में जानते होंगे, जो विलियम शेक्सपियर को जानते होंगे, वुड्सवर्थ को जानते होंगे, जॉन लॉक को जानते होंगे, उससे ही हम विद्वान कहेंगे। जो यहाँ के विद्वानों के बारे में जानते हैं वो विद्वान नहीं कहलाएंगे, यहाँ का कोई विद्वान ही नहीं है। तो इस बात पे भी हुआ। शिक्षा के माध्यम क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कंप्लीटली कहा कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ये सारी चीजें दी, अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा की है और अंग्रेजी को जो है कंपलसरी करने की बात की। धर्म के संबंध में इन्होंने ये बोला कि धर्म जो है एजुकेशन में आना ही नहीं चाहिए, जहां पे भी धर्म के नाम पे पढ़ाया जाता है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो ये हुआ। लास्ट में कंक्लूजन यही दिया गया है कि इन्होंने जो है एक तरह से भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा, सभी चीजों का जो है बोलते ना दही कर देना, इंसल्ट करना, तो लिटरली इन्होंने इंसल्ट किया था अपने विवरण पत्र में। और आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही इन्होंने अपना विवरण पत्र दिया यानी मैकालेज मिनट पेश किया, विलियम बेंटिक ने इमीडिएटली उसको लागू करने का जो है ऑर्डर दे दिया। इसके बाद और सभी ज्यादा लोग जो है भड़क गए। तो
तो इनको जो है मैकाले को ये बोला जाता है कि इंग्लिश की जो शुरुआत करने वाले और अपने पॉइंट्स रखने वाले, जो पॉइंट्स पे इन्होंने हाईलाइट किया था, कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडियन भी सपोर्ट करने लगे थे। उनके अनुसार जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, ये सभी चीजें इंग्लिश में मिलेगी। तो अगर बच्चों को जो है इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज नहीं दिया जाएगा तो इंडिया में जो है सभी लोग अशिक्षित रह जाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो कुछ लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित भी हुए थे, उनकी बातों को समझे भी थे, एंड फिर भी ये जो है मामला चलता रहा और इसमें प्रॉब्लम आती रही। तो ये 45 मिनट है जिसको मैंने एक स्टोरी की तरह आपको बता दिया, लिखना आपको पड़ेगा, सारा पॉइंट्स है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। तो हमारा कल का जो है कंटेम्प्रेरी का क्लास हुआ था, तो कल हमने जो है यहां तक किया था, 45 मिनट हमने कंप्लीट किया है। एंड सेकेंड पार्ट में हमारा जो है आया हुआ है वुड डिस्पैच। तो दोनों में से कोई एक पूछता है, तो वुड डिस्पैच का 18 जो है वुड के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लोगे। 1854 का है ये। इसको वुड डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय शिक्षा में, इंडियन एजुकेशन में ये एक ऐसा बोल सकते हो ना कि व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से नियम जो एजुकेशन के लिए बनना चाहिए था वो इसमें ही बनाया गया है। इसीलिए इसको इंडियन एजुकेशन का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो देखो इनको भी भारतीय एजुकेशन के बारे में ही करने को मिला था। वुड को, चार्ल्स वुड इनका नाम है। तो ये आप लोगों का जो है वुड डिस्पैच में इन्होंने सिफारिशें क्या दी, तो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसने गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। देखो मैं अगर समरी बता दूं वुड का, तो हुआ क्या, जैसे मैकाले था, तो मैकाले ने क्या डायरेक्टली बात की कि ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छा है। इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बता दिया एंड उसकी जगह पे हिंदी, संस्कृत, पारसी, इन सभी का जो है इंसल्ट कर दिया। वुड जो है थोड़ा सा बोल सकते हो कि इंटेलिजेंट आदमी था, तो इसने वही चीज बोली जो कि इसमें मैकाले के विवरण पत्र में था, लेकिन मैकाले के विवरण पत्र के बाद और ज्यादा हंगामा बढ़ गया था। तो उसके बाद वुड को जो है पूरे रूल्स रेगुलेशन को समझाने की बात आई। हाँ, और इसमें ऑप्शनल में है ये, वुड को जो है पूरे रूल्स रेगुलेशन को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो वुड ने वही सारी चीजें बोली हैं, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके। वुड ने क्या किया, सबसे पहला इन्होंने जो है बोल सकते हो कि इन्होंने जो अपना सजेशन दिया है कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, ना कि जनता के। उन्होंने पूरा गवर्नमेंट का जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठा करके डाल दिया किसके हाथ में, गवर्नमेंट के। अब क्या है कि अब गवर्नमेंट के हाथ में हो गया तो गवर्नमेंट को जो मन करेगा वो करेगा, राइट। तो ये एक पहली चीज इन्होंने की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट पे होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य रखा गया अंग्रेजी और हिंदी दोनों हो, अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जाए और हिंदी, क्योंकि इंडिया है इसलिए। तो इसने ऐसे रास्ते से किया कि इंडियन को लगा कि उनके सपोर्ट में ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में था। पाठ्यक्रम, करिकुलम के बारे में भी बात बोली कि संस्कृत, अरबी, फारसी ये जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश में पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी चीजें जो है इसमें बताई गई, ठीक। फिर उसके बाद है जो एजुकेशन का मीडियम कैसा होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा घमासान चल रही थी। तो इसने बोला कि एजुकेशन का मीडियम हायर स्कूल में जो है इंग्लिश ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी साइंस और ये सब का नॉलेज है वो इंग्लिश में ही मिलना चाहिए, और हिंदी संस्कृत को भी जो है रखा जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है स्थापना होनी चाहिए, जो ये सारे नियमों को बनाए एंड लागू करवाए। यूनिवर्सिटीज के जो है एस्टेब्लिशमेंट पे बात हुई कि यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। साथ ही ये भी बात बोली गई कि जितने भी विश्वविद्यालय खोले जाए वो लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पे खोले जाए। सोचो, लंदन का एजुकेशन इंडिया में लगाना, लेकिन वहां पे भी सभी इंडियन को लगा कि नहीं, ये तो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, तो चलो भाई इन्हीं की बात सुनते हैं। विद्यालयों की रचना, मतलब कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, इस तरह से बताया गया। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, टीचर्स ट्रेनिंग जो है कॉलेजेस की स्थापना करने की बात कही।
स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसने की, तो इसलिए इसका विरोध नहीं हुआ, इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया। और जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था जो कि इंडिया में चल रहा था, इसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो चलो अभी यहां ये आपका वुड डिस्पैच हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे जो कि हमारा 1992 का है। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1992। सबसे पहले तो 1992 में हुआ क्या था ये सुनो। 1986 में 1986 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई। उस शिक्षा नीति के लिए पहले से ही ये रूल बनाया गया था कि आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद इसको सुपरवाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें जो है क्या कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो 1990 में 1990 में राममूर्ति कमेटी बनी। उसने जो है 1986 की पूरी नीतियों को कितना लागू हो पाया, कहां पे कमी रह गई, इसको समीक्षा की एंड देन कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव ही 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो संशोधन हुआ, जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, उसमें जो है यूज किया गया। हम सिंपल यहां से चलेंगे कि 1992 में संशोधन क्या किया गया, यानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो देखो सबसे पहला संशोधन जो था वो आप लोगों का यहां पर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति खंड 3 के अंतर्गत शिक्षा को राष्ट्रीय प्रणाली और समान शिक्षा की बात कही गई थी। 1992 में इसको जो है संपूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा गया। सबसे पहला चीज 1992 में जो हुआ कि +2 स्कूल पूरे इंडिया में चलाने की बात हुई। +2 मतलब 11-12, मतलब 10th तक आप क्लास करोगे एंड देन उसके बाद उसी में स्कूल में ही 11-12 जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से जो है पढ़ाने की बात हुई। 1992 का पहला संशोधन यही था, याद रखना, बस इसमें संशोधन ही लिखना होता है। सेकेंड है समानता के लिए शिक्षा। 1986 के खंड 4 में जो है शिक्षा से संबंधित था। 1992 में समानता के लिए जो है कुछ चीजों को और जोड़ा गया। खंड 4 में इक्वालिटी के लिए बात हुई कि सभी को जो है इक्वल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और जो 1986 में जो रूल बना था उसमें कुछ रूल्स में और एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए। सबसे पहला जो चेंज हुआ है, यहां देखना, समग्र शिक्षा अभियान पर अधिक बल दिया गया। मतलब ऐसा बोला गया कि हमें जो है ऐसे अभियान चलाने होंगे जो कि पूरे एजुकेशन को सभी तक पहुंचाए, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि 1986 में जो शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत बच्चों को मतलब भारत के हर एक बच्चों को शिक्षा मिले, जो कि पॉसिबल अभी नहीं हो पाया था। तो इसके लिए इन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ अभियान चलाने होंगे जिस अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, लघु परिवार, नारी समानता, इन सभी के लिए प्रोत्साहन करना। दूसरी चीज बोला गया कि प्राइमरी में, जो प्राइमरी का एक संकल्प रखा गया था कि प्राइमरी में ऑल ओवर 100% जो है एडमिशन हो, वो क्यों नहीं हो पा रहा था। तो रीजन निकाला गया, नारी शिक्षा नहीं है, ये जो वुमेन एजुकेशन है वो कमी है, वुमेन को इक्वालिटी नहीं दी गई है। तो उसमें जो है बोल सकते हो सपोर्ट करना, नारी समानता को प्रोत्साहन करना, बताना कि नहीं, नारी को, वुमेन को भी इक्वल एजुकेशन, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण यानी सभी तक पहुंचाने की बात हुई। देखो कुछ ही चीजें हुई हैं, लेकिन मेन मैं आपको थोड़ा सा समरी बाद में दे दूंगी। यह भी कहा गया कि रोजगार और स्वरोजगार केंद्रित आवश्यकता में रुचि पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। ये 9 साक्षरों के हेतु साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध करेंगे। ये चीजें हुई। अब देखो नेक्स्ट आप लोग का जो पॉइंट हुआ है वो हुआ विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। जैसे कि 1986 के तहत ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, है ना, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसको क्या किया गया ना, ब्लैक बोर्ड वाले को, कि इसको अब माध्यमिक तक, मतलब प्राइमरी तक था ना, 1 to 5 तक था, तो इसको 1 to 8 कर दिया गया कि 6 to 8 में भी स्टडी रिलेटेड जितने भी मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन को थोड़ा सा और वाइड करके इसको रखा गया। तो ये एक हुआ। दूसरा चीज है कि
अध्यापकों के लिए यानी कि टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें ये नियम बताया गया कि 50% सिर्फ महिलाएं होंगी, मतलब महिलाओं को बोल सकते हो कि रिजर्वेशन दिया गया। 50% महिलाओं के नियुक्ति पे बात हुई। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 तक जो है विस्तृत करने की बात कही गई। पाठशाला का त्याग करने वाले बच्चे स्कूल रहित दिवा स्कूल में जाने में कामकाजी लड़के लड़कियों के लिए जो है औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की विस्तृत किया जाए। जो बच्चे किसी भी रीजन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों को औपचारिक शिक्षा दी जाए उनके घर के पास, जैसे कुछ कुछ कार्यक्रम चला करके जो दिए जाते थे वैसी चीजें जो है की जाए। फिर उसके बाद 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाए। तो देखोगे ओवरऑल तो कंप्यूटर शिक्षा जो है सिखाया जाएगा। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की बात हुई कि उसको सुधारा जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का अभिनवीकरण यानी उसको और अपडेट करने की जरूरत है। शिक्षा का प्रबंध हर जगह पे एजुकेशन को पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई। ठीक है, ये क्लास ले लेने दो, फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ये सभी चीजें जो है हुआ है। अब देखो आप लोग बोलोगे मैम इतना पॉइंट याद कैसे रहेगा, तो इसका ट्रिक सुनो, इसको कैसे याद किया जाता है। देखो 1992 में कुछ ऐसा संशोधन नहीं हुआ था जिससे कि पूरा शिक्षा नीति ही चेंज हो जाए। पूरी शिक्षा नीति चेंज नहीं हुई है, इस पे याद रखना है। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको ऊपर में बताया यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स के तरह पे लिख दिया, बस इसको याद कर लो। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है किया गया प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा, जिसमें बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंक्लूड करने की बात हुई। जो बच्चे जो हैं स्कूल नहीं आ पा रहे हैं रीजन किसी भी रीजन की वजह से, उनके घर तक शिक्षा औपचारिक शिक्षा देने की बात हुई। ये सब प्रारंभिक में हुआ। माध्यमिक शिक्षा में जो है ये आप लोगों की बात कही गई कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, कुछ सुविधाएं दी जाए। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में जो है +2 को भी डाला गया। व्यवसायिक शिक्षा के लिए वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। कौशल जो प्रशिक्षण होता है वो चलाए गए। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी एंड प्रबंध मैनेजमेंट वाली एजुकेशन दी गई। अनुसंधान एवं विकास, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया गया कि और कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कम 5 से 10 तो याद ही रख लोगे। फिर उसके बाद से नवोदय विद्यालय की स्थापना, मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की भी व्यवस्था हुई। ये सभी चीजें हुई हैं। ये भाषाओं का विकास, ग्रामीण, ये इतने ज्यादा पॉइंट्स है जिसमें से आपको 5 से 10 लर्न करना है, 10 इससे ज्यादा नहीं, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है। नारी समानता के लिए बात, ठीक है, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की बात हुई थी। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग को शिक्षा, जो बच्चे जो है पिछड़ गए हैं, पढ़ने में उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उन लोगों को क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हाँ को ही राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है। हाँ बिल्कुल प्रियंका, उसी को कहा जाता है। देखो अभी एग्जामिनेशन का डेट किसी का नहीं है, आएगा, आपको पता है, यहां से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये आप लोग का रिवाइज पॉलिसी 1992 का है। आप लोगों का RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो अभियान चलाने की बात ऊपर में हो रही थी, वो सारे अभियान जो है आगे चलकर चले। देखो हमारी कंट्री का प्रॉब्लम यही था कि जो डिसीजन हम आज ले रहे हैं उसका इंप्लीमेंट 8 से 10 साल बाद होता था। जैसे कि वही है, इसे 1992 में हमने ये डिसीजन लिया कि हम बहुत सारे अभियान चलाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जाए एंड सार्वजनिक यानी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, सभी तक पहुंचाया जाए। वो जाकर के 2001 में पूरा हुआ। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA स्टार्ट हुआ और वहीं से जो है एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने की बात कही गई। तो यही प्रॉब्लम है, डिसीजन लिया जाता है लेकिन थोड़ा लेट से। भाई मैंने प्रियंका आप लोगों के चारों पेपर की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें यह भी आता है। कल हम नॉलेज एंड करिकुलम करेंगे एंड एक दिन आपका जो है या तो वीडियो के थ्रू मिल जाएगा क्योंकि वो सभी में नहीं है, या फिर आपको कैसे ना कैसे दिया ही जाएगा।
चलिए आरएमएसए को देखने से पहले एसएसए देखना पड़ेगा, ज्यादा एसएसए पूछता है लेकिन दोनों को समझना जरूरी है। 1986 देखो, 1992 और 1986 दोनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है। तो आपको मैंने 1992 करवाया है, 1986 या तो कर लेना या छोड़ लेना, दोनों में से एक है। ये पूरा आप लोग का नोट्स का है पीडीएफ, इसीलिए इसमें मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, जिसमें मैं सभी डाल देती हूँ। ठीक है, दोनों जो है आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो दोनों में से आपको जो सही लगेगा वो करना है। अब थोड़ा समय पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एसएसए और आरएमएसए के बारे में बता दूं, ताकि लिखने में आपको इजी रहे अगर एग्जाम में आए तो। ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। एसएसए का फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, हिंदी ही नाम है इसका, इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख लिया जाता है, अंदर हिंदी नाम है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य रखा गया कि 1 to 5 तक, ठीक है, 1 to 5 तक सभी बच्चों को जो है एजुकेशन दी जाए। सॉरी 1 to 5 नहीं, 1 to 8 तक पूरा प्राइमरी का सभी बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए। 6 से 14 साल के बच्चे जो है कोई भी बिना शिक्षा के ना रहे। इसमें बहुत सारे नियम बने। पहला नियम तो ये था कि हर एक स्टेट, हर राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके राज्य में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, यानी बिना पढ़ा लिखा ना रहे। अब आप बोलोगे मैम अगर रह भी जाता है तो कौन देखने आ रहा है, सेंट्रल वाले तो देखने नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा सर्वे करवाया जाने लगा, जो सर्वे होता है जैसे 10 साल के पहले पे भी होता है, और ऐसे जनरली भी सर्वे करवाया जाता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यानी स्कूल जा रहे हैं, यानी उसमें ये सेंट्रल लेवल से होता है। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम पता चली तो फिर राज्य सरकार की खबर नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार को दी गई कि आपको अपने राज्य में जो है सभी बच्चों को पढ़ाना है एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा के अभियान के तहत, और उसके लिए खर्चा भी दिया जा रहा था, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया गया था। तो इसमें नियम, पहला नियम ये बना कि राज्य सरकार अपने राज्य में ये करे, कंफर्म करे कि उनके राज्य के सभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि राज्य सरकार उठ करके आएगी कंफर्म करने, नहीं, तो वो एकदम काम चेन से चल रहा था। जैसे राज्य सरकार स्टेट में बैठी हुई है तो उसने हर डिस्ट्रिक्ट को, हर जिला को जो है, जिला को जो जिला अधिकारी होते हैं जैसे डीएम हो गए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आपको आपके इसमें जिला में देखना है कि कोई बच्चा जो है अनपढ़ ना रहे, सभी बच्चे को जो है पढ़ना है। अब वो जो डीएम है वो डीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि देखो तुमको ये देखना है। डीओ जो है ब्लॉक लेवल पे गया, ब्लॉक ऑफिसर को दिया। इस तरह से ये जो चीजें हैं पूरा चेन में चली। अब कहीं से अगर कोई चूक पता चली कि हाँ इस एरिया का बच्चा जो है, इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो ब्लॉक ऑफिसर है उसके ऊपर जो है उंगली उठाई जाएगी, फिर उसके बाद डीओ के ऊपर आएगा, एंड देन डीएम, और फिर जो है मंत्री यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो। तो इस तरह से चेन चला और अब इसी को इंप्लीमेंट किया जाने लगा। तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना काम करने लगे। आखिर में बात तो यही है कि कोई फंसना नहीं चाहता है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल रहा। सर्व शिक्षा अभियान जो है एसएसए, ये सक्सेसफुल रहा। तो फिर ऐसा सोचा जाने लगा कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो है 1 to 8 तक तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन 1 to 8 में फैसिलिटी भी दी जाने लगी। मिड डे मील दिया जाने लगा, बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देने जाने लगी, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, उनका पूरा नोट्स बुक्स, यूनिफॉर्म, साइकिल, कुछ कुछ ऐसे इनाम जो अच्छे मार्क्स लेकर आए उनको स्कॉलरशिप, ये सभी चीजें दी जाने लगी। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव आया एसएसए का, ठीक। तो 1 to 8 तक बच्चे पढ़ लेते थे, एंड देन उसके बाद क्योंकि 9 से, ये आरएमएसए 9 से था, 9 से 12 के बाद जो है बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। 12th नहीं बोलेंगे, 10th बोलेंगे। बच्चे जो है छोड़ देते थे क्योंकि उसके बाद फैसिलिटीज मिलती नहीं थी। तो अब सरकार ने ये नियम बनाया कि ठीक है भाई, यही रूल को अब एक और नया आप अभियान लेकर आइए जो कि माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलेगा। तो यही आरएमएसए आया। आरएमएसए का मतलब हो जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये चला। और फिर उसके बाद से ये भी अपना काम
वैसे बच्चों को जो कि पढ़ नहीं पा रहे, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, ऐसी चीजों के लिए आरएमएसए की भी स्थापना हुई और आरएमएसए में भी वही सारी चीजें की जाने लगी। तो यही है एसएसए और आरएमएसए। क्लियर? अब हम आ जाते हैं कि कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के क्या क्या नियम बनाए गए हैं। आगरा का देखो भाई, अगस्त में तो है चांसेस, अभी पोस्टपोन हुआ नहीं है, चांसेस है पोस्टपोन होने का। नहीं, 17 को तो होने का चांस अब नहीं है, अभी तक डेट शीट नहीं आया तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो एक चीज याद रखना है, शिक्षा को, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे आपको देखोगे तो मैंने सूची बना करके यहाँ पे आपको दी हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूची है, 3 लिस्ट है। पहला है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, जिसमें कि सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो काम यूनियन को दिया गया है वो उसकी सिर्फ केंद्र सरकार ही और उस काम के लिए डिसीजन लेगी और उसमें फैसला आएगा उनका। फिर उसके बाद आ जाता है राज्य या प्रांतीय सूची, ये स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट के जिम्मे में जो भी काम आया है वो करेगी। एंड तीसरा होता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे काम रखे गए हैं जो कि संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके डिसीजन लेंगे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें कि जहां पे जो है सेंट्रल और राज्य दोनों अलग अलग बातों पे अड़ गए हैं, तो वहां पर जो रूल्स फॉलो होगा वो सेंट्रल का होगा, सेंट्रल की बात वहां पे मानी जाएगी केंद्र सरकार की। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही एजुकेशन को रखा गया है और ये रखा गया है आपका 1976 में, 1976 में। इसके पहले जो हमारा एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, सिर्फ राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि वो अपने इसमें राज्य में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी ले। लेकिन अब इसको जो है 1976 में 42वां संशोधन हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में और शिक्षा को उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर के डिसीजन लिया जाना था। अभी तो नहीं हुआ है, होने के चांस तो है, फुल है। सीजीएल में एग्जाम पोस्टपोन कर ही देता है। इसमें क्या क्या रूल बने थे, तो सबसे पहला था कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। राज्य सरकार अपने राज्य में जन्मे हुए बच्चों को उसकी देखभाल, टेक केयर, खाना पीना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, एक ये रूल है। संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार होंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, धर्म के नाम पे अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं बोला जाता है कि तुम इस धर्म के हो तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो समान अधिकार दिया गया। वुमेन एजुकेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ये आपका अनुच्छेद 15 से 3 में आएगा। समाज के कमजोर वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना हुई। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष स्थापना हुई। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पर रोक, राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं का जो 22 लैंग्वेजेस है उनको जो है इंक्लूड किया गया। तो यही सारे नियम है जो संविधान के तहत आपको लिखना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या रूल है, तो आपको उस तरह से जो है इसको लिखना है। चलो, एक यहां से हुआ। अब आ जाता है आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन एंड मुद्देलर कमीशन, इन दोनों में से कोई एक पूछता है। कोठारी कमीशन 1964 एंड मुद्देलर कमीशन आपका आ जाता है 1952। दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, मैं दोनों की स्टोरी आपको सुना देती हूँ, लिखना आपको पड़ेगा। अब एकदम दोनों की स्टोरी मैं आपको ये इसके तहत सुनाती हूँ, क्योंकि देखो लिखा हुआ है उसको आपको लिखना है खुद से ही, जो वर्ड्स दिए गए हैं वैसे ही आपको डिफिकल्टी लगता है, लेकिन जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी उसके तहत आप लोग इजीली कर लोगे। चलो, यहां पे मैं लिखती हूं मुद्देलर कमीशन।
क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी मैं बताते जाऊंगी, ताकि इसको पॉइंट में आप एग्जाम में लिख सको। इधर मैं लिखूंगी कोठारी कमीशन, ठीक है। दोनों में पॉइंट्स बताऊंगी, पॉइंट्स लर्न कर लोगे, लिख लोगे। देखो, सबसे पहले मुद्देलर कमीशन की स्थापना हुई है 1952 में। देखो, हमारी कंट्री का दुर्भाग्य बोलो, सौभाग्य बोलो, जो चाहे बोलो, हम जब आजाद हुए तो उसके बाद से हम जो है बिखर गए। रूल क्या बनाए, एजुकेशन तो पूरी तरीके से उसका वाट लगा हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उसको और खराब ही करके गए थे। 1947 में हम आजाद हुए, अब एजुकेशन में क्या किया जाए, तो उस समय किसी को समझ में आया नहीं। उन्होंने स्टार्ट किया विश्वविद्यालय कमीशन से, विश्वविद्यालय आयोग, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, जो अभी आप पूछ भी रहे थे। तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग स्टार्ट हुआ। उसमें जो है बोला गया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें कहां कहां पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप उसको देखिए, सुझाव दीजिए और उसको ठीक करने का के बारे में बताइए, ठीक। तो 1948 में जो है हमने विश्वविद्यालय लेवल पर अपनी शिक्षा की काम की शुरुआत की। फेल हो गया। सेकेंड हमारा आया 1952, ये मुद्देलर कमीशन, जिसको कि हम सेकेंडरी, इसका सेकेंड नाम जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब हमारा दिमाग खटका कि चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला नहीं हो रहा है, हम चलते हैं बीच में। मतलब कि सोचो कि हमें घर बनाना है और हम घर का शुरुआत जो करें, जो डिजाइन बना रहे हैं, डायरेक्ट टेरेस से कर रहे हैं कि पहले हमारा छत कैसे बनेगा, हमारा ऊपर में कैसा बालकनी होगा, ये सब हम सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हम किस तरह का पिलर डालें और ये करें, वो नहीं सोचा जा रहा है। सोचो हमारी दिमाग कितनी अच्छी थी। तो ये मुद्देलर कमीशन उसी समय 1952 में शुरुआत की गई। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। मुद्देलर कमीशन के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है मुद्देलर थे, ठीक है। मुद्देलर पूरा नाम इनका साउथ में है कुछ, लक्ष्मण मुद्देलर ऐसे करके है, तो मुद्देलर ऐसे जानोगे तो हो जाएगा। ये तीसरी बात, इसमें बोला गया कि आप 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 में बच्चों को पढ़ने में जो समस्या आ रही है हमारे इंडिया में, जो भारतीय शिक्षा में 9 to 12 में प्रॉब्लम है, उसको बताइए, कैसे समाधान किया जाए, सुझाव दीजिए। ये भी फ्लॉप। क्यों फ्लॉप हुआ भाई? आप बीच से ऊपर से काम कर रहे हो, नीचे से काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसमें हुआ क्या क्या, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो इन्होंने जो है पूरा छानबीन किया और सब किया, और इन्होंने सजेशन दिए। इनका सजेशन थोड़ा सा अटपटा टाइप का था, लेकिन कुछ सही भी था। जैसे इन्होंने बोला केब, CABE, केव का फुल फॉर्म आप लोगों का हो जाता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसको बोला कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि ये जो है डिसीजन ले सके, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि जो माध्यमिक शिक्षा है 9 to 12 की, उसमें जो है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और वैकल्पिक सब्जेक्ट, जिसको कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसके 7 ग्रुप बना दिए गए कि इसमें से वो चुने। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि साइंस आपका है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी के बारे में बात कही गई। इनका प्रॉब्लम यह आया कि लैंग्वेज पेपर की जब बात हुई तो जो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का, ये सही तरीके से बता नहीं पाए कि किस मीडियम में बच्चों को 9 to 12 में जो है पढ़ाया जाए। हाँ, बस सारा बता दिया कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये आया मुद्देलर कमीशन में। निष्कर्ष के तौर पे इसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये उतना सफल नहीं रहा था। 9 to 12 में क्या क्या होना चाहिए उसको क्लियर तौर पे नहीं बताया जा सका था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे ये दूसरे पार्ट में, कोठारी कमीशन। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे DS कोठारी थे, इसीलिए इसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो ये तीसरा इसका पॉइंट था। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया तुम 0 से स्टार्ट करो एंड यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि हमारे देश में शिक्षा में जहां जहां प्रॉब्लम है पूरा आपको ढूंढ करके लाना है कि आखिर में प्रॉब्लम जो है कहां तक है,
और क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव आप दोगे, ये सभी चीजें करो। तो ये चीजें जो है यूनिवर्सिटी लेवल यानी हायर एजुकेशन तक की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब बताओ ये सक्सेसफुल क्यों रहा? ये सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि आपने बेस भी बताया कि हमारा जो बेस 0 है यानी हमारा प्राइमरी है चाहे प्री प्राइमरी है, इसके बारे में भी बात करो। तो कोठारी कमीशन में ये बातें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। चौथी बात इनको बोली गई कि आपको ऐसे सुझाव देने हैं और ऐसा हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में राष्ट्रीय लेवल पे यानी नेशनल लेवल पर जो है एक ही एजुकेशन काम करे। पहले अलग अलग था, कहीं पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप साउथ में वही एजुकेशन चला लोगे, नॉर्थ में वही चला लोगे, जिसको जो मन कर रहा था वो चल रहा था। तो उसके बारे में बात कही गई कि पूरे इंडिया में एक ही एजुकेशन का नियम चलना चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा के मामले में जो है एकता लाना, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकता, ये एक जो है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। फिफ्थ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली शिक्षा नीति के बारे में। इनको यह भी बोला गया कि नई शिक्षा नीति हमें बनानी है यानी एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण करना है, तो उसके बारे में भी आप सजेशन दीजिए। तो इन्होंने जो है अपना सजेशन दिया है, इसमें इन सभी चीजों पे चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज का बैरियर था, भाषा को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि साउथ में हिंदी नहीं चल रहा था, बाकी जगहों पे हिंदी था। तो ये प्रॉब्लम से जो है ये नेशनल लेवल पे कोई भी एजुकेशन नहीं चलाया जा पा रहा था। तो इन्होंने एक इसका जो है फॉर्मूला निकाला जिसको कि हम त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात कही गई जिसमें क्षेत्रीय भाषा को इंक्लूड किया गया कि जहां पे जैसे नहीं है तो वहां पे उनके जो रीजनल लैंग्वेज है वो और इंग्लिश लिया जाए, एंड जहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पे हिंदी हो। तो 3 भाषाओं का जो है इन्होंने सजेशन दिया। तो इस तरह से ये सारी चीजें कोठारी कमीशन में कही गई और ये मुद्देलर कमीशन। पॉइंट्स यहां सामने हैं, लिखना आपको अपने हाथ से है। ये सारे पॉइंट्स पे भी एक्सप्लेन करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज इसमें दिया गया है, थोड़ा हम इसको भी देख ही लेते हैं। तो देखो ये कोठारी कमीशन है, 1964 में हुआ है। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना था। सुझाव में इन्होंने यही दिया था, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की गई कि 1 से 3 वर्ष तक का प्री प्राइमरी चले, ठीक है, और निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 तक हो, उच्च प्राथमिक 4 वर्ष की अवधि, माध्यमिक शिक्षा 2, उच्चतर माध्यमिक 2, इस तरह से इन्होंने सजेशन जो है दिया था। फिर उसके बाद से प्रशासन संबंधित कि इसको मैनेज जो है अच्छे ढंग से होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम जो है सही तरीके से काम करना चाहिए, ये सुझाव दिया। केब के बारे में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई। मातृभाषा के बारे में बात हुई, तो पाठ्यक्रम वैसा बनना चाहिए, कोठारी कमीशन का तो हुआ है। चलो आगे चलेंगे। मुद्देलर कमीशन यहां पर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, 1952 एंड 53, इसके जो है डॉक्टर KL श्रीमाली आयोग के अध्यक्ष जो थे, मुद्देलर आयोग के नाम से ये जाना जाता है, और इसमें ये सारे के सारे मेंबर्स थे, ठीक है। और इसका निर्माण जो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में अनुशासन लाना, पाठ्यक्रम के बारे में ये सभी चीजों पे बात हुई। इन्होंने प्रश्नावली, क्वेश्चंस कैसे हो, ये कैसे किया इन्होंने, तो सर्वे करवाया गया जिसमें क्वेश्चनायर हुआ, इंटरव्यू हुआ, जा जाकर के वहां पे इन लोगों ने इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद से ये सुझाव जो है इन्होंने दिया, जिस सुझाव के बारे में मैंने आपको बताया। फेल हुआ था वैसे, ठीक है। अब आ जाते हैं समाजीकरण। सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन रहेगा। सोशलाइजेशन में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा समाजीकरण से आप क्या समझते हो, इसमें जो है टीचर का रोल क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या होगा, जो एल्डर मेंबर्स है उनका रोल क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है समाजीकरण में रहेंगे। तो समाजीकरण का आपको डेफिनेशन करना है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सोशल जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज है, वो डेवलप होता है, ठीक है। और हम सब एक जो है सामाजिक प्राणी है, सोशल आप बोल सकते हो कि एनिमल है, जो कि सोसाइटी में रहेंगे ही, सोसाइटी के बिना हम रह नहीं सकते हैं।
तो ये इसमें चीजें हैं। परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। विशेषताएं, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। आप इसमें बहुत कुछ सीखते हो। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास आइडियाज आते हैं, हमें कैसे बात करना है, अपनी बातों को कैसे रखना है, दूसरे को कैसे समझाना है, ये सारी चीजें होती हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। अनुकरण से प्रभावित होता है। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, इमिटेशन। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको जो है ले लूंगी और मैं उसको फॉलो करने लगूंगी, तो ये इमिटेशन है। ये इमिटेशन का प्रोसेस है, वैसे चलता है। आत्मसात प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक है, यही है समाजीकरण में, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। लेकिन समाजीकरण से एक क्वेश्चन रहेगा, एकदम ध्यान से रखना है। सामाजिक असमानता, समाज में जो है ये इनइक्वालिटी जो फैली है, कैसी फैली है, तो देखो इसको सिंपल वे में बता दूं, जाति के नाम पे हमें जो है समाज में अलग जो सबसे पहले करता है, कास्ट के नाम पे अलग कर दिया जाता है। देखो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है पैसों के नाम पे। तुम गरीब हो, तुम बहुत अमीर हो, तुम अमीर हो, तुम मिडिल क्लास हो, तुम लोअर मिडिल क्लास हो। तो इन सभी चीजों के मामले में जो है हमारे अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनइक्वालिटी हमारे अंदर जो है हो जाती है, ठीक है। व्यक्तियों के बीच में जो असमानता होती है इसी की वजह से होती है। मार्जिनलाइजेशन पे आएगा, हाशियाकरण कहते हैं। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक वर्ग, ऐसा एक कैटेगरी जिसको कि आप उसके अधिकार से हटा रहे हो और समाज से एक दूर कोने में कर दे रहे हो, तो वो हाशियाकरण हो जाता है। मतलब उसके अधिकार से आपने उसको दूर कर दिया या वो दूर हो गया रीजन की वजह से, तो वो हाशियाकरण है, मार्जिनलाइजेशन है। जिनका जो अधिकार है उनको वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हाशियाकरण का अर्थ है किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वो व्यक्ति समाज के केंद्र और मुख्य धारा में नहीं रहता है। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्य, जो अनटचेबिलिटी वाला आपने सुना होगा कि इसके छुआ हुआ हम नहीं लेंगे, तुम इस कुएं में पानी भरने नहीं आओगे, तुम इस एरिया में नहीं आ सकते, ऐसा सुना है, अभी भी कुछ जगहों पर है। तो ये है जो है हाशियाकरण है, मार्जिनलाइजेशन है। तो वैसे लोगों के लिए भी जो है उपाय किया गया है। सबसे पहले तो समाख्या योजना चालू की गई है कि ऐसे में कितनी औरतें, देखो ये औरतों और बच्चों सभी के साथ होता है, इसमें औरतों के साथ तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। फिर उसके बाद से सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए, शिक्षा कर्मी योजना चलाई गई। अन्य योजना में कस्तूरबा गांधी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मध्याह्न भोजन, ये सभी चीजें चलाई गई। केंद्रीय विद्यालय चलाए गए हैं, तो ये सभी चीजें हुई है। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय जो है एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, एकीकरण का मतलब होता है सभी को मिलजुल करके रहना। हम आप जो कास्ट के नाम पे अलग कर रहे हैं, पैसों के नाम पे एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, सब कोई मिल करके रह रहा है। तो ये एकीकरण का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ये सारे के सारे गेस क्वेश्चन बताए गए हैं। समाजीकरण वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये तो समाजीकरण से ही रिलेटेड है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलेंगे।